Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious and Physics is obviously for curious ones। मैं मोनिका श्रीवास्तव आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर आई हूँ थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज की इस श्रृंखला में एक नया लेक्चर ऑन कार्नो साइकिल। हम इसे सीखेंगे विद और 100% एफिशिएंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। सो द कार्नो साइकिल इज अ थियोरेटिकल आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल जिसे सबसे पहले फ्रेंच फिजिसिस्ट सादी कार्नोट ने प्रपोज किया था, ठीक है, इन 1824 और बाद में दूसरे लोगों ने इसको और डेवलप किया इन 1830s एंड 1840s। कार्नो साइकिल बेसिकली क्या है कि व्हेन अ सिस्टम इज टेकन थ्रू अ सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, a thermodynamic cycle is said to have occurred। मीन्स कि कोई भी सिस्टम जब एक सीरीज में डिफरेंट स्टेट्स में चलाया जाता है, जैसे किसी सिस्टम को यहाँ से ले गए यहाँ, फिर यहाँ से ले आए यहाँ, फिर यहाँ से ले गए यहाँ, या इसी तरह किसी और सिस्टम की बात करें तो हम एक सिस्टम को यहाँ से स्टार्ट किया, इधर ले गए, इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल बन गया। और ऐसा ही कोई साइकिल कार्नो साइकिल बनता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कार्नो साइकिल के बारे में। और एक कार्नो साइकिल वो होता है जिसमें 4 प्रोसेसेस होती हैं। कार्नो साइकिल का ये जो कर्व आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज द कर्व बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एनी सिस्टम। एक सिस्टम को ए टू बी एक्सपांड किया गया, आइसोथर्मल एक्सपांशन था ये। देन बी टू सी एडियाबैटिक एक्सपांशन, देन सी टू डी आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन डी टू ए एडियाबैटिक कंप्रेशन। जब इस गैस को इन चारों प्रक्रमों से होकर, इन चारों प्रोसेसेस से होकर गुजारा गया और जहां से स्टार्ट किया था हमने ए पॉइंट से वापस वहीं पहुंच गए, तो इस टाइप का कोई भी एक साइकिल कार्नो साइकिल बना हमारा, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू दिस साइकिल द सिस्टम में परफॉर्म वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग्स। सिस्टम इस पूरी प्रोसेस में अपने सराउंडिंग पर कार्य कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम वही मूविंग पिस्टन वाला जो हम लास्ट 2 या 3 लेक्चर से ले रहे हैं। एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी है और एक पिस्टन लगा दिया। अब जब ये गैस एक्सपांड होती है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। जब हम इस पिस्टन को प्रेस करते हैं तो ये गैस कंप्रेस होती है। तो फॉर एग्जाम्पल बाय मूविंग अ पिस्टन देयर बाय एक्टिंग एज अ हीट इंजन, इसको हम हीट इंजन के जैसे एक्ट करता हुआ मान लेते हैं। एंड अ सिस्टम अंडरगोइंग अ कार्नो साइकिल इज कॉल्ड ए कार्नो हीट इंजन। और ऐसा सिस्टम जो एक कार्नो साइकिल को फॉलो करेगा वो एक कार्नो हीट इंजन कहलाएगा। Although such a perfect engine is only a theoretical construct and cannot be built in practice, ideal कार्नो इंजन प्रैक्टिस में नहीं है, बट कार्नो हीट इंजन डिजाइन किए जाते हैं और रन किए जाते हैं। देखिए कार्नो साइकिल की जो 4 प्रोसेसेस होती हैं उनमें कब हीट ट्रांसफर की जाती है और कब हीट इजेक्ट होती है, एक बार ये देख लेते हैं। तो देखिए हमने देखा कि ए पॉइंट पर गैस या सिस्टम का प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। हम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन किया हमने। जब हम एक्सपांशन करेंगे तो क्या एनर्जी देंगे, तो Q1 इज गोइंग इनसाइड। बी पॉइंट पर आ गए, बी पॉइंट पर गैस का प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम हो गया V2। आइसोथर्मल हुआ इसलिए टेम्परेचर जितना यहां था उतना ही यहां रहेगा, दैट इज लेट्स अज्यूम T1। अब हम बी पॉइंट से चले एडियाबैटिक एक्सपांशन सी पॉइंट पर। एडियाबैटिक एक्सपांशन में एडियाबैटिक एक्सपांशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सभी चेंज होते हैं, सिर्फ एनर्जी या हीट कांस्टेंट रहती है। तो देखिए यहां से ना एनर्जी बाहर आई ना अंदर दी गई, मींस
Q कांस्टेंट। ठीक है, हम C पर आ गए, यहाँ टेम्परेचर हुआ T2। हम C से चले D पॉइंट पर जहां प्रेशर P4, वॉल्यूम V4। ये है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेस करेंगे, हीट बाहर की तरफ निकलेगी, हीट इजेक्टेड। एंड देन लास्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन, अगेन हीट कांस्टेंट। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो हीट इंजन जो कार्नो साइकिल को फॉलो करेंगे वो कार्नो इंजन कहलाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है एक कार्नो इंजन का सिंपल डायग्राम, जिसमें एक हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर हाई है, एक कोल्ड रिजर्वायर है कंपैरेटिवली हैविंग लो टेम्परेचर, एक ये इंजन है जो हॉट रिजर्वायर से हीट ले रहा है और कोल्ड रिजर्वायर को ट्रांसफर कर दे रहा है, और इस पूरी प्रोसेस में वर्क हमें आउटपुट की फॉर्म में मिल रहा है। तो ये जो कार्नो इंजन का जो कॉन्सेप्ट है ये लियोनार्ड कार्नोट ने प्रपोज किया था। कार्नो इंजन लियोनार्ड कार्नोट ने एंड कार्नो साइकिल सादी कार्नोट ने। ठीक है, चलिए अब हम कार्नो इंजन को अच्छे से समझते हैं। प्रैक्टिकली हम कार्नो इंजन कैसे काम करता है ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक इंसुलेटेड सिलेंडर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। इस सिलेंडर में यहाँ गैस भरी हुई है, गैस या वर्किंग सब्सटेंस भी बोल रहे हैं इसको। अब हमारे पास इस साइकिल के 4 पार्ट्स हैं। सोर्स हैविंग टेम्परेचर T1, insulated stand and sink having temperature T2, and this system insulated cylinder and working substance and having piston। सबसे पहले हम इस सिलेंडर को T1 सोर्स पे रखते हैं, और T1 सोर्स पे सबसे पहली प्रोसेस क्या है हमारी, आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो T1 से ये वर्किंग सब्सटेंस हीट ले लेता है और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी गैस एक्सपांड हो गई। अब हम इस सिलेंडर को यहां से उठाकर यहां पर प्लेस कर देंगे इंसुलेटेड स्टैंड पर। हमारी दूसरी प्रोसेस शुरू हो जाती है, एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, बट अपने आप हम कोई हीट नहीं दे रहे हैं, कोई हीट नहीं ले रहे हैं, ये स्टैंड इंसुलेटेड है। तो ये हो गया एडियाबैटिक एक्सपांशन। देन हम C से थर्ड प्रोसेस पर आ जाते हैं, C to D आइसोथर्मल कंप्रेशन। हम इसको उठाते हैं, सिंक पर रख देते हैं और इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, तो जो हीट है वो बाहर निकलेगी और सिंक में चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फिर वापस इसे यहां से उठाकर इस इंसुलेटेड स्टैंड पर रख देंगे, जहां से इसका फिर से एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो ये है बेसिक कार्नो इंजन, और मैंने यहाँ कार्नो साइकिल को साथ साथ में डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कार्नो हेट इंजन हम पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 या 5 मेन पार्ट्स होते हैं और वैसे 5 पार्ट्स होते हैं। तो चलिए, फर्स्ट होता है सिलेंडर। सिलेंडर परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स का बना होता है, परफेक्टली इंसुलेटेड बेस लगा होता है नीचे, और मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा होता है। सेकंड आ गया वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस कोई ना कोई आइडियल गैस होती है। थर्ड होता है सोर्स, जिसका टेम्परेचर T1 होता है, इसे हॉट रिजर्वायर भी बोल सकते हैं। फोर्थ होता है सिंक, जिसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो होता है, इसे कोल्ड रिजर्वायर भी बोल सकते हैं या कोल्ड बॉडी। And fifth part है insulated pad, that insulated stand in one cycle of operation the gas in the cylinder is to expand and compress adiabatically also। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कार्नो थ्योरम की। कार्नो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए भी आज का लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। तो आप शेयर करते जाइए। एनी सिस्टम वर्किंग बिटवीन 2 गिवन टेम्परेचर्स
T1 and T2 can never have an efficiency more than the Carnot engine working between the same reservoirs respectively. देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। कार्नो थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी सिस्टम जो T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा हो, कोई भी सिस्टम, उसकी एफिशिएंसी चाहे कितनी भी हो, लेकिन इन दोनों टेम्परेचर के बीच काम कर रहे किसी कार्नो इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। ये है हमारी कार्नो थ्योरम। समझ गए? चलिए, अब हम करते हैं कार्नो साइकिल के चारों प्रोसेसेस को अच्छे से डिस्क्राइब, और हम देखते हैं इसका डेरिवेशन फॉर टोटल वर्क डन एंड फॉर द एफिशिएंसी। तो जो चार प्रोसेस हैं कार्नो साइकिल की, वो मैंने अभी आपको बता दी हैं कि आइसोथर्मल एक्सपांशन में हम हीट देते हैं तो क्यू इन लिखते हैं, और जो थर्ड प्रोसेस हमारी होती है आइसोथर्मल कंप्रेशन, उसमें हीट बाहर निकलती है तो उसे क्यू आउट या Q2 लिखते हैं। ये प्रोसेसेस रीडिंग लगा लीजिएगा आप। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ कार्नो साइकिल। देखिए, कार्नो साइकिल में 4 स्टेप होते हैं: आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो द फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, P1 से प्रेशर P2 में चेंज हो रहा है, V1 से वॉल्यूम V2 में चेंज हो रहा है, हीट Q1 इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1। तो कितना वर्क डन हुआ 1 से 2 प्रोसेस में जाने में? देखिए, ये है हमारा कार्नो साइकिल। यहां से यहां पर जाने में, यानी 1 से 2 में जाने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज W1 to 2। और जितना वर्क डन होता है ऑब्वियसली वही हीट है, एब्जॉर्ब्ड हीट उतनी ही होगी, तो वो क्या हो जाएगी, म्यू आर टी एल एन V2 अपॉन V1। ये डेरिवेशन, ये वर्क डन कैसे आया? ये आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए वर्क डन होता है nRT ln V2 अपॉन V1। ये मैं आपको जब वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस पढ़ा रही थी तब बता चुकी हूं। आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए ये वर्क डन का न्यूमेरिक फॉर्मूला है, तो सिंपली n की जगह यहां म्यू कर दिया है और सेम फॉर्मूला काम में लिया है। स्टेप 2 इज एडियाबैटिक एक्सपांशन, यानी गैस एडियाबैटिकली एक्सपांड होती है फ्रॉम P2 V2 T1 टू P3 V3 T2। वर्क डन, एडियाबैटिक एक्सपांशन में वर्क डन इतना होता है, ये भी हमने देखा था जब हमने थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस की बात की थी। थर्ड है आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेस होती है गैस आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट P3 V3 T2 टू P4 V4 T2। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में 3 to 4 वर्क डन हो जाएगा, म्यू आर T2 ln V3 अपॉन V4। एंड अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन में गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस होती है फ्रॉम द स्टेट P4 V4 T2 टू P1 V1 T1, यानी इनिशियल स्टेट पर आ गया है अब हमारा साइकिल। सो हियर द वर्क डन ऑन द गैस बाय द एनवायरनमेंट इज गिवन बाय W4 to 1 म्यू आर अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। यहाँ म्यू है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, R इज गैस कांस्टेंट, गामा इज पॉइजन्स रेशियो, T1 is the temperature of cold hot reservoir and T2 is the temperature of cold reservoir। तो W1 2 3 4 हमने देख लिए। सो द टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? सो द टोटल वर्क डन विल बी W इक्वल्स टू W1 to 2 प्लस W2 to 3, यानी सभी को जोड़ दीजिए। जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि सिर्फ आइसोथर्मल जो एक्सप्रेशन है वही हमारे बचेंगे, म्यू आर T1 ln V2 अपॉन V1 माइनस म्यू आर T2 ln V3 अपॉन V4, क्योंकि यहाँ हीट एब्जॉर्ब हुई है और स्टेप 3 में हीट इजेक्ट हुई है, और 2 और 4th स्टेप ने हीट का कोई रोल नहीं है, तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क डन। अब हम देख लेते हैं नेट एफिशिएंसी। नेट एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है नेट वर्क डन बाय द गैस अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। तो वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, वर्क डन इज W, हीट एब्जॉर्ब्ड यानी फर्स्ट प्रोसेस Q1।
तो जो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इसको रख देंगे, और जो हीट एब्जॉर्ब्ड है यानी ये वाला, इसको रख देंगे। जब हम इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ गया। सिंस द स्टेप 2 to 3 इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस वी कैन राइट T1 V2 गामा -1 इक्वल्स टू T2। ये होता ही है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्टेट इक्वेशन। तो यहां से वो दोनों स्टेप्स आपस में कट जाती हैं, या V2 अपॉन V3 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 की पावर 1 अपॉन गामा -1, और 4 to 1 भी हम ये लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 की पावर 1 अपॉन गामा -1। इसका मतलब V2 अपॉन V3 किसके इक्वल हो गया? V1 अपॉन V2 के। तो ये दोनों प्रोसेसेस क्या हो गई? प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गई, यानी फर्स्ट और फोर्थ प्रोसेस बचती है। सो द एक्सपांशन फॉर नेट एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन ये आ जाती है। तो ये था हमारा कार्नो इंजन। अब हम कर लेते हैं इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, two bodies at different temperatures T1 and T2 if brought in thermal contact do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2 by 2। दो बॉडीज हैं जिनको थर्मल कांटेक्ट में लाया गया है, तो मीन टेम्परेचर नेसेसरीली आए ये कोई जरूरी नहीं है, हमें यही प्रूव करना है। तो देखिए आपको ये लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। द फाइनल टेम्परेचर कैन बी द मीन टेम्परेचर ओनली व्हेन थर्मल कैपेसिटीज ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल। अगर उन दोनों बॉडीज की थर्मल कैपेसिटीज इक्वल हैं तो ही ये मीन टेम्परेचर आएगा, बाकी ये जरूरी नहीं है कि मीन टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इतना ही हो। तो कभी कभी हम ये गलती कर जाते हैं क्वेश्चंस में कि अगर हमें मीन टेम्परेचर पूछ लिया जाता है दो बॉडीज का जिनके टेम्परेचर T1 एंड T2 दे दिए जाते हैं, तो हम उसका सिंपली मीन टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2 निकाल कर आ जाते हैं, बट ऐसा होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस की एग्जाम में पूछा जाता है। इस हिसाब का क्वेश्चन, इस हिसाब का क्वेश्चन आईआईटी जैम के पेपर में भी पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ए गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड। एक गीजर है जो 3 लीटर वाटर 3 लीटर पर मिनट पर फ्लो हो रहा है, उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर देता है। इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर, अगर गैस गीजर है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल इफ इट्स हीट ऑफ कंबस्टन इज 4 × 10⁴ जूल पर केजी। हमें पूछा है द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो वाटर फ्लोइंग एट द रेट दे रखा है, गीजर हीट्स द वाटर फ्रॉम हियर टू हियर दे रखा है। इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया 27, फाइनल टेम्परेचर 77 एंड राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट ऑफ कंबस्टन गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है, मास फ्लोइंग वाटर हमें दे रखा है 3 लीटर पर मिनट। हम इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, जो हो जाएगा 3000 ग्राम पर मिनट। हमें पता है टोटल हीट डेल्टा क्यू इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमने बहुत बार काम में लिया है दोस्तों, क्योंकि अगर लेटेंट हीट होती है तो हम Q इक्वल्स टू ML लिखते हैं, और स्पेसिफिक हीट और नॉर्मल हीट के लिए डेल्टा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T लिखते हैं। M की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू पता है हमें, डेल्टा T हमने निकाल लिया, ये आ गया टोटल हीट यूज्ड। अब हमें निकालना है रेट ऑफ कंजम्पशन ना, तो टोटल हीट यूज्ड अपॉन, देखिए हमको क्वेश्चन में दे रखा है हीट ऑफ कंबस्टन, टोटल हीट अपॉन हीट ऑफ कंबस्टन ही हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ कंजम्पशन। सो ये आ गया आपका 15.75 ग्राम पर मिनट। अब ये आज के वीडियो लेक्चर का आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, we'll meet soon. Thank you.